आज डॉक्टर पंकज पराशर जी का एक व्याख्यान इस सभागार में आयोजित है। हमारे बीच कला, साहित्य, संस्कृति और प्रशासन के कई नामचीन लोग इस सभागार में मौजूद हैं। यद्यपि काफ़ी देर से इस शहर में बारिश हो रही थी, बावजूद इसके इस थोड़े से मुश्किल व्याख्यान प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने बीच उपस्थित और हम सब के लिए हर्ष का विषय आमिर सुबहानी सर से आग्रह करूंगा सादर कि वे कृपया मंच पर आएं। जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कवि डॉक्टर विनय कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर विनय कुमार सर। और अब अपने संस्थान के निदेशक और हम सब के अभिभावक श्री विनय कुमार जी से सादर अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विनय कुमार जी। आज की शाम को हम लोग एक ऐसी परंपरा के बारे में साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो एक साथ कई तरह के मिथक, किंवदंतियों और कई तरह के अंतर अनुशासनिक संबंधों को गूढ़ रूप में हमारे सामने रखता है। पंकज जी का जो आज का यह व्याख्यान है, मेरी स्मृति यदि ठीक से साथ दे रही है तो उनका एक लेख समालोचन पर आया था, अच्छा किया कि याद भूलने वाले ने फिर किया। तो मैं थोड़ा इसमें संकोच के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पहले पढ़ा था। तो मैं इस सभागार में उपस्थित आप सब विद्वतजनों के बीच अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर विनय कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और पंकज पराशर जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। डॉक्टर विनय कुमार। तालियों के साथ कृपया स्वागत किया जाए। हम सब के बीच उपस्थित इस संस्थान के निदेशक श्री विनय कुमार सर से आग्रह है कि वे आमिर सुबहानी सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सुबहानी सर का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। स्वागत भाषण की औपचारिकता के लिए डॉक्टर विनय कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं। हम सब के बीच आज के मुख्य अतिथि आमिर सुबहानी साहब, दोस्त प्रोफेसर पंकज पराशर, विनय कुमार जी। हम लोग का नाम ऐसा कॉमन है कि बहुत दुविधा होती है। कई बार फोन आता है कि बड़ा अच्छा लेख लिखा है, आजकल तुम आर्ट पे भी लिखने लगे हो क्या। मुझे ख्याल है कि इन्हें भी लोग फोन करते होंगे कि तुम्हारी कविता पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी। तो विनय कुमार जी, और सभागृह में देखता हूं तो इस बात का बहुत संतोष होता है, ईशत गर्व भी महसूस करने लग गया हूं कि पाटल के 4-5 कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही कुछ गतिविधियां जो हम लोगों ने की, उसके साथ सब लोगों का स्नेह मिलना शुरू हो गया है। और जो एक उद्देश्य था कि हम लोग एक गंभीर संवाद की श्रृंखला शुरू करेंगे, और उस श्रृंखला में हम लोगों ने मेटा मॉडर्निज्म पे पहली बार इस शहर में एक चर्चा रखी, और जिसमें एक युवा कवि अमर पांडे ने बहुत अच्छी बातें रखी थी। उसमें एक बहुत ही सुंदर संवाद हुआ था म्यूजियम और इंसान के दिमाग को लेकर के, जिसमें अमेरिका से आए प्रोफेसर सलमान अख्तर ने बहुत खूबसूरत व्याख्यान दिया था वो म्यूजियम में। एक कार्यक्रम हम लोगों ने इसी हॉल में किया था, ज्योतिष जोशी की पाश्चात्य कला आंदोलनों पे जो किताब आई है उस पे। वो किताब भी बहुत खूबसूरत किताब है, और जो भी कला आंदोलन पश्चिम में हुए उनको बहुत ही बोधगम्य भाषा में लोगों तक सारी बातों को पहुंचाने का प्रयास है। उस पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था और बड़ा अच्छा लगा था। और पाटल का ये कार्यक्रम आज फिर से यहाँ। सबसे पहले तो मैं विनय कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमने बस एक फोन किया, आपने कहा हाँ बस तारीख देखता हूं, देख के कहा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। ये जो एक सहयोग है, और कोई संस्थान जब अपना स्वरूप बना रहा होता है तो कैसे वो काम करने से बनता है वो स्वरूप,
विनय जी सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। और लगातार यहाँ जो गतिविधियां हो रही हैं वो नगर में सांस्कृतिक तत्वों के एक तरह से कह सकते हैं कि इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, वरना हम बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और जिनकी रुचि है उन चीज़ों में वो लोग आकर के सुनते हैं, और जब भी कार्यक्रम करते हैं 40, 50, 60 लोग ज़रूर आते हैं, और बाकी कार्यक्रमों में तो और भी ज़्यादा भागीदारी होती रही है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है, और बापू सभागार का जो ये पूरा स्थापत्य है, इसके सौंदर्य की जितनी सराहना की जाए कम है, और नेतृत्व की तो सराहना करनी ही है हमें। ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि आमिर सुबहानी साहब ने रुचि ली आज के कार्यक्रम में, ऐसा कम होता है, और पूरी रुचि लेकर के आप हमारे बीच आए हैं। और डॉक्टर सलमान अख्तर पर भी हमने बातचीत जब रखी थी, उस कार्यक्रम में भी आप आए थे, और पूरे कार्यक्रम में न सिर्फ उपस्थित रहे बल्कि शुरू में उन्होंने कुछ बातें साझा भी की थी हमारे बीच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे ज्यादा स्वागत जिसे करना चाहिए आज की तारीख में पंकज पराशर का। पंकज पराशर के गुरु सामने बैठे हैं तरुण कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की, और इस शहर में इनके मित्रगण भरे पड़े हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके राजेश कमल यहाँ आए, वो उनके साथ स्कूली दिनों में पढ़े थे। पंकज यहाँ आकर के जो पटना में बदलाव आया है उसको देख करके, जो कि कम आते रहे हैं, 1-2 बार ही आ पाए हैं काफी सालों में। पंकज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, और पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आप जेएनयू गए, जहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, और उसके बाद बहुत सारे अखबारों में काम किया, कादम्बरी जैसी पत्रिका में काम किया, बहुत राष्ट्रीय महत्व के जितने भी अखबार थे 3-4 अखबारों में समाचार संपादक का इन्होंने काम किया। और उसके साथ साथ लेकिन एक अनुसंधित सा, एक इंक्विजिटिवनेस, एक इंक्वायरी में बहुत गहरी रुचि, एक जिज्ञासा पंकज पराशर के स्वभाव में शुरू से देखने को मिला है। क्योंकि जब ये नौकरियां ढूंढ रहे थे उस जमाने में मेरी मुलाकात हुई थी, और अभी जितना युवा दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा युवा तब दिखते थे। तो उस समय से ही ये अंदाजा था, और मनोवेद डाइजेस्ट एक पत्रिका निकाला करता था मैं, उसमें उन्होंने कई लेख लिखे थे, और कोई विषय दे दो, स्पोर्ट्स पे दे दो, किसी और चीज पे, वो चीजें खोज के निकाल के लिखने का काम करते थे। कालांतर में हमने ये महसूस किया कि पंकज बहुत ही अलग तरीके से अपना रास्ता चुन रहे हैं। क्योंकि आप किसी विभाग में हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी एक भाषा है, भाषा एक माध्यम है, उस माध्यम में आप रखते क्या हैं, खास बात यह है। उस माध्यम में कोई अगर दो पाटों के बीच में कौन सी चीज बह रही है, नदी का पानी कैसा है, उसके कौन से तत्व उस जल में हैं जो पोषक हैं, कौन से तत्व हैं जो आपको नए ढंग से सिंचित करते हैं, या खेत में जो अगर पानी चला जाए तो कैसे खेत ज्यादा उर्वर हो जाता है। तो पंकज ने संस्कृति के विभिन्न तत्वों में रुचि ली, शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि ली। शास्त्रीय संगीत समझते हैं, जितना हम लोग ज्यादातर लोग समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा समझते हैं, रागों पे इनसे बात की जा सकती है। फिर वो इन्होंने एक, जिस विषय पे इनका आज व्याख्यान है, गरिमा के कोठे, इन्होंने जो तवायफों की जो एक परंपरा रही है इस देश में, इस सभ्यता में, संस्कृति में, उन्होंने उस पर काम किया। एक बात मैं यहाँ पे बहुत ही संजीदगी से कहना चाहूंगा, मेरा ख्याल है पंकज जी इस पे अपनी बात रखेंगे, कि तवायफ शब्द से बोलते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा एक मिला जुला पिक्चर बनता है, और ये पिक्चर ये बनता है कि अगर आप जानते हैं इस शब्द को और इस परंपरा को, तो आपके दिमाग में बहुत खूबसूरत पिक्चर बनेगा, और आप सांस्कृतिक सुगंध से भर उठेंगे। लेकिन अगर आप चीजों को नहीं जानते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक देह तैरेगी। तो ये जो अंतर है, आवश्यकता इस बात की है कि उस परंपरा पर अगर बात की जा रही है, की जानी चाहिए, तो इसलिए की जानी चाहिए। फुको की एक बात याद आती है इस संदर्भ में, मिशेल फुको की। उसने एक जो काम करना शुरू किया तो फेनोमेनोलॉजी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग विषयों पे फुको ने बात शुरू की थी। और फुको खुद भी बहुत परेशान रहते थे अपनी बहुत उलझनों से, मानसिक परेशानियों से, बावजूद इसके नीचे से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एपिस्टेम का जो कॉन्सेप्ट है उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, कि कोई भी कालखंड है, उस कालखंड के पीछे नीचे ज्ञान का एक स्ट्रक्चर होता है, नॉलेज का एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही आप बात को समझ सकते हैं। तो अगर तवायफ एक शब्द है तो आपको उस
समाज में जाना होगा, उस सामंतवादी सभ्यता में जाना होगा, उस काल में जाना होगा जब समाज का स्ट्रक्चर जो आज है वो नहीं था। उस स्ट्रक्चर में पहुंचना होगा। आप अगर रामायण काल में पहुंचते हैं तो आपको उस काल में पहुंचना होगा, उस काल की भाषा में। तुलसीदास को गालियां देने के लिए आप गालियां दे सकते हैं, लेकिन तुलसीदास किस काल में है, किस साल में है, वो किस नॉलेज ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, आपको वहां देखना होगा और वहां से चीजों को लेना होगा आपको। और उसको लेकर के आपकी खारिज करना शुरू कर दें, किसी शब्द को आप बेइज्जत करना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दें, ये उचित नहीं है। आज की तारीख में पूरे देश में ये परंपरा अलग तरीके से पनपी है और हम लोग किसी एक शब्द को उसके आज के संदर्भ में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और उस पर बात करने लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। न तुलसीदास को गाली देने की जरूरत है, न तवायफ शब्द पर थूकने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है। तो जो परंपरा थी वो क्या थी, उसमें क्या क्या था। पंकज ने एक लंबी यात्रा की है, पंकज ने काफी शोध किया है और पंकज ने जहां जहां जो चीजें मिली अलग अलग भाषाओं में, और ये खोजते खोजते बौद्ध काल तक गए। उसके भी पहले की जो परंपरा थी, जिसमें महाभारत में युधिष्ठिर भी कहते हैं कि भाई गणिकाओं के बारे में चर्चा होती है और रामायण काल में भी चर्चा आती है उनकी। तो ये जो सारे संदर्भ हैं सबसे ये गुजरते रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की बातचीत जो होगी वो बिहार के संदर्भ में, और यहाँ जो वो परंपरा थी संगीत की परंपरा, जिसमें कि ऐसा नहीं था कि उन औरतों के संबंध नहीं हुआ करते थे, संबंध हुआ करते थे, लेकिन सीमित लोगों से हुआ करते थे। एक दो उनके जीवन में पुरुष आए और गए, जैसा कि बहुत सारी बातें हम तक आती हैं। अरुण सिंह ने भी काफी काम किया है इस पर, और उससे भी कुछ चीजें हम तक पहुंची थी। तो इस संदर्भ में मैंने बस एक माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की है, ताकि हम लोग एक डिपार्चर पॉइंट, एक प्रस्थान बिंदु, यहां से हम लोग आगे कैसे बात करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं पंकज पराशर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सबके, हम सबके दोस्त, प्रिय भाई, आप आइए और गरिमा के कोठे की झांकियां दिखाइए। लेकिन उसके पहले मुझसे गलती हो गई, मैं आमिर सुबहानी साहब से गुजारिश करूंगा कि दो शब्द। आप हम सब में बड़े हैं और जो परिवार में बड़े होते हैं उनके आशीर्वाद के बाद ही कुछ काम शुरू किया जाना चाहिए। तो बस दो शब्द, उसके बाद पंकज पराशर। प्रोफेसर पंकज पराशर जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, संस्थान के निदेशक विनय कुमार जी, आगंतुक अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, उर्दू जबान के बहुत ही इज्जत रखने वाले मशहूर शायर जॉन एलिया हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। उनकी फैमिली का प्रेशर था, परिवार का दबाव था। कभी भी उन्होंने अपने आप को उस देश का वासी नहीं समझा। अमरोहे की याद करते रहे और वहाँ ऐलान करते रहे, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे जब बुलाया गया कुछ कहने के लिए, तो मुझे उन्हीं का एक कॉल याद आ गया। उनसे किसी ने पूछा, समकालीन उर्दू साहित्य, मौजूदा उर्दू अदब के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, बड़ी ट्रेजेडी है भाई, जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो मैं अगर थोड़ी देर तक बोलता रहा तो आप यही कहेंगे कि जिन्हें सुनना चाहिए था वो बोल रहे हैं। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि जिस तवायफ को समझने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, वो कोई एक पेशा नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, वो एक तहजीब थी। और उस वक्त के समाज के निर्माण में उनका भी योगदान था। उनको शराफत का, मजलिसी आदाब का, रख रखाव का एक आला नमूना समझा जाता था उनकी ज़िंदगी को। और बड़े बड़े जो रईस और नवाब और जागीरदार होते थे, अपने बच्चों को उनके यहाँ तहजीब सीखने के लिए भेजते थे। तो उसी पस मंज़र में उसको देखने की ज़रूरत है, जैसा विनय कुमार जी ने कहा। और वो जो गज़लें या जो चीज़ें जो वो गाती थीं, गा के सुनाती थी, वो भी बहुत आला दर्जे की होती थी और बहुत ही बड़े शायरों का उम्दा कलाम मौका के हिसाब मुनासिब वो इंतखाब करके ही सुनाती थी। कोई भी उसमें कमी नहीं थी उनकी सुखन फहमी में, शायरी को समझने में, जज्बात को समझने में और उसके ज़रिए से महफिल के रंग को बदल देने में।
तो बहुत सी बातें होंगी जो हम प्रोफेसर पंकज पराशर साहब से सुनेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ उनको सुनने के लिए, और मैं चाहूँगा कि उनका लेक्चर जल्द से जल्द शुरू हो जाए। शुक्रिया। इस सभागार में मौजूद बिहार के मुख्य सचिव रह चुके आदरणीय आमिर सुबहानी साहब, भारत क्या बल्कि विश्व के स्तर के मनोचिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार जी, जो हिंदी के भले लोगों ने नहीं कहा हो, अभी कहना शुरू किया हो, लेकिन मैं बड़े कवियों में शुमार करता हूँ विनय कुमार जी, और इस संस्थान के निदेशक विनय कुमार जी। मेरे सामने सभागार में जितने लोग मौजूद हैं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पटना मेरा एक ऐसा शहर है जहाँ मैंने आपको नमस्कार करने से पहले जो ये गाना सुनाया, बात मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ बिना किसी भूमिका के। ये जो आपने सुना, ये आवाज़ थी शुभा मुद्गल की, लेकिन इसकी जो लेखिका थी, इस गीत की जो लिरिसिस्ट थी, वो बड़ी तवायफ विद्याधरी बाई थी। विद्याधरी बाई ने जब ये गाना लिखा, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, जब भारत की चीज़ों को लूट करके कहना ज़्यादा सही होगा, सारी चीज़ें चाहे कलात्मक चीज़ें हों चाहे और चीज़ें हों, तो उससे क्रुद्ध हो करके विद्याधरी बाई ने ये सन 1921 में लिखा था। ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड चूँकि अंग्रेज़ों का था, और ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड पर इतना दबाव दिया हमारे लाट साहबों ने उस समय के, कि इस गाने को हम आज आपको विद्याधरी बाई की आवाज़ में नहीं सुनवा पाए, क्योंकि ग्रामोफोन कंपनी को कहा कि तुम इस गाने को रिलीज नहीं करोगे। हम लोगों ने शुभा जी से कहा कि हमारे पास गाना तो है, हम आपको गाना दे सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने 2022 में जर्मनी में 1886 या 83, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, सॉरी 1386 का विश्वविद्यालय है, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जिसमें इस समय 11 नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, इन सर्विस है। उन लोगों ने मेरा व्याख्यान इस विषय पे सुना था कहीं यूट्यूब पे, तो मुझे वार्डन वुटेनबर्ग फेलोशिप दिया 2022 में, जो ह्यूमैनिटीज़ में शायद अब तक भारत में नहीं मिला किसी को। तो उसके तहत जब मैं वहाँ गया तो मेरा वहाँ टॉपिक ये था, उसी सिलसिले में इस गाने को मैं ढूंढ पाया। पागलों की तरह लगा हुआ था, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा दबाव था कि मेरे जो मेंटर प्रोफेसर वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के रिसर्च से यहाँ के लोग खुश नहीं होते हैं, इसलिए ये दबाव लेके आइए कि आपका रिसर्च ऐसा हो कि यूरोप के लोगों को लगे कि भारत का जो प्रोफेसर आया है वो प्रॉपर रिसर्च से आया है। तो उसी सिलसिले में इसको मैंने ढूंढा था। तो वहाँ मेरा टॉपिक था कि स्वतंत्रता के आंदोलन में तवायफों का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ तवायफ्स इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, सब तरह का हिस्ट्री लोग पढ़ाते हैं। तवायफों के योगदान को वहाँ नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि आप जो पहली तस्वीर ये देख रहे हैं इस किनारे में सबसे, ये उस अजीजुन निसा की तस्वीर है जिसने तोप के मुंह से बांध दिए जाने पर
जो एसएसपी थे हेवलॉक कानपुर के, उन्होंने कहा कि तुम अगर माफी मांग लो और क्रांतिकारियों के बारे में हमें सिर्फ सूचना दे दो तो तुम्हारी जान छोड़ देंगे, यानी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इनको कई थप्पड़ मारे अजीजुन्निसा को, मुंह पर थूक दिया, और अजीजुन्निसा ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मैं इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। और उसी समय क्रुद्ध होकर के हेवलॉक ने उनको तोप से उड़ा दिया। हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद 1921 में सर से बात हो रही थी सुबहानी साहब से, बनारस में तवायफ संघ बना था 1921 में। गांधी जी 1902 से लेकर के 1942 तक 13 बार बनारस आए। उस 13 बार के बनारस की यात्रा की अलग अलग कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बोलने और सुनने का समय का भी एक दबाव है। लेकिन 1921 की बात है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं से हुस्नाबाई ने, जो उस समय बनारस की सबसे बड़ी और रईस तवायफ थी, हुस्नाबाई की भी कुछ बात बताऊंगा, पहले ये बात बता देता हूं। उन्होंने सभी नेताओं से संपर्क किया, पोस्ट कार्ड लिखा, उस जमाने में चिट्ठी एकमात्र साधन होता था। किसी नेता ने समाज के नैतिकता के डर से, जो विनय कुमार जी कह गए कि अरे हम तवायफ के कार्यक्रम में जाएंगे, क्या कहेंगे लोग, मेरी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। आज भी किसी नेता को कोई तवायफ के प्रोग्राम में बुला ले तो नहीं जाएगा कि मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं आऊंगा। वो भाषण गांधी का मुझे मिल गया। गांधी शुरू करते हैं, उनका पहला दो वाक्य में सुना रहा हूं। गांधी क्यों गांधी हुए, भले आज ट्रंप साहब नोबेल के लिए उछल कूद कर रहे हों और गांधी जी को नोबेल नहीं दिया गया, लेकिन गांधी क्यों गांधी थे, इस एक प्रसंग से भी समझा जा सकता है। गांधी ने कहा कि भारत की बेटियों, ये पहला वाक्य है, तवायफ को गांधी जी कह रहे हैं, भारत की बेटियों, हिंदुस्तान जितना मोहनदास करमचंद गांधी का है उतना ही तुम्हारा भी है, और इस देश को गुलामी से आजाद कराना सिर्फ मेरा काम नहीं है, यह आपका भी काम है। हुस्नाबाई उस कार्यक्रम की सदारत कर रही थी, अध्यक्षता कर रही थी, जिसमें गांधी वक्ता थे। विद्याधरी बाई ने सारा इंतजाम किया था। तो गांधी एक टास्क देते गए बोलते बोलते, कहा कि आप 565 से ज्यादा रियासतें हिंदुस्तान में हैं और तमाम रियासतों से आपको बुलाया जाता है, तो आप जब मुजरे करती हैं तो लास्ट में लोगों में जागृति जगाने के लिए एक दो स्वतंत्रता के भी गीत गाइए, जिससे पता चले कि हमें आजादी चाहिए और इस देश के लोगों में जागरूकता आए। 2 महीने के बाद तवायफों ने गांधी को खत लिखा कि बाबा, हम लोगों ने चाहा तो जरूर, लेकिन ऐसा कोई गीत नहीं है जिससे हम लोगों में जागृति लाएं। पर गांधी भी गांधी थे, उन्होंने खत लिखा, नहीं है तो आप लिखिए भी, क्योंकि गांधी को मालूम था कि उर्दू अदब में सब बिल्कुल रससिक्त हैं। तो उसी में पहला ये गाना जो आपको मैंने सुनवाया, चुन चुन के फूल ले लो, विद्याधरी बाई अपने तमाम मुजरे में ये गाती थी। विद्याधरी बाई के बारे में मैं बात करूं उससे कबल हुस्नाबाई के बारे में एक दो बातें आपसे शेयर करना मैं जरूरी समझता हूं। बनारस जंक्शन जब आप उतरेंगे तो बनारस जंक्शन से ठीक सामने जब आप काशी विद्यापीठ और उधर बीएचयू की तरफ निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण धर्मशाला है। श्री कृष्ण धर्मशाला हुस्नाबाई का बनवाया हुआ है। 1,13,000 रुपए का खर्च आया था, आज से ठीक 115 वर्ष पहले। पर मुझे हैरत हुई जब मैंने अपने रिसर्च के सिलसिले में देश भर में घूमना शुरू किया कि हुस्नाबाई का नामो निशान नहीं है श्री कृष्ण धर्मशाला में।
तवायफों को कितनी संपत्ति पर इलाहाबाद में कब्जा किया है बड़े बड़े शुरफाओं ने, मेरा ख्याल है आपको हैरत होगी। जानकी बाई छप्पन छुरी, उनकी भी तस्वीर लगी है, वो इधर से देखिए तो 5वीं तस्वीर है, इस साइड से देखिए तो वो जानकी बाई छप्पन छुरी की तस्वीर है। जानकी बाई छप्पन छुरी का जो विल है, जो वसीयतनामा है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसमें 7 लोग उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। हुस्नाबाई का ठीक सिविल लाइन साइड में इलाहाबाद में एक धर्मशाला चलता था, जिसमें कि मुसाफिरों को मुफ्त में खाना और रहने के लिए दिया जाता था। पर उस पर फ्रीडम मूवमेंट में क्या रहा, उस पर क्रम क्रम से आएंगे। लेकिन मैंने चूंकि वो जो गाना आपको आते ही सुनाया तो आपको हैरत हुई होगी, तो इसलिए उस बहाने हमने ये एक पूर्व रंग अपनी बात का आपके सामने रखा है। मित्रों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि तवायफ कौन थी और वे नौच गर्ल कैसे बनी। अंग्रेजों ने उनको नौच गर्ल कहा। लगभग 150 से 200 साल पहले तवायफ उन महिलाओं को कहते थे जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य और उर्दू शायरी में अच्छी होती थीं। ये महिलाएं सिर्फ गाती या नाचती ही नहीं थी, बल्कि कला और संस्कृति को संभालने वाली अहम हस्तियां थीं। कोठा शब्द, जो आजकल प्रायः कलंक और पतन के पर्याय के रूप में देखा जाता है, कभी उच्च कला, अदब और शिष्टाचार का विद्यालय हुआ करता था। ये जब मैं कह रहा हूं, उर्दू शेर व अदब में जिनकी दिलचस्पी हो, उर्दू शायरी में जिनकी ज़रा दखल हो, वो देख सकते हैं कि जब मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा, उमराव के मुंह से, ऐसा उन्होंने शुरू में कहा है कि उमराव ने जो कहानी सुनाई उसको मैंने दर्ज किया है, तो आप गौर करेंगे कि उमराव जान का तखल्लुस अदा था। उमराव जान अदा। भागलपुर में 1915 में एक गायिका पैदा हुई, आप कहेंगे तो उनका भी वो सुनवाऊंगा, कज्जन बाई, जहां आरा कज्जन उर्फ कज्जन बाई। वो भी अदा तखल्लुस से अपनी शायरी करती थी। तो जान बाई, इसका भी एक पूरा इतिहास है जिस पर मैंने विस्तार से काम किया है। वो किताब तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैंने मंजुल प्रकाशन से उसका एग्रीमेंट भी कर लिया है, वो जल्दी किताब आ जाएगी। तो इस पर भी मैंने किया कि जो शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की बड़ी गायिका हुई गंगूबाई हंगल, तो गंगूबाई हंगल को जब ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किया था तो उन्होंने ही उनको नाम जो दिया तो उसमें बाई जोड़ दिया था, गंगूबाई, क्योंकि बाई नाम बिकाऊ नाम था उन दिनों। तो ये हमने आपको बाई का और उसका भी जो एक पूरा इतिहास रहा है, जान क्यों लगाती थी सब, गौहर जान, तो और तमाम नामों में जान आप देखेंगे। तो इसलिए वो है। सर ने, आमिर सुबहानी साहब ने कहा कि मुग़ल संस्कृति से तवायफों का इस तरह से जुड़ाव था कि वो तकरीबन मुग़ल शासन का एक हिस्सा होती थी। जहाँ पे उस दौर में जब उर्दू का बहुत ज़्यादा कह लीजिए चलन शुरू नहीं हुआ था, शाहजहाँ के बाद से शुरू होता है, लेकिन मैं शाहजहाँ से पहले की बात कर रहा हूँ। तवायफें उस दौर में भी थीं, तो वो फ़ारसी गज़लें गाती थीं या जो ब्रज, अवधी, ये सब उस समय की भाषाएं थीं। उर्दू का जब चलन शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे उर्दू शायरी को भी गाने की परंपरा शुरू हुई। और मिर्ज़ा गालिब जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी आप देखेंगे, आप
गुलजार ने जो सीरियल बनाए उसमें भी, और उस जो भी गालिब पे उपलब्ध है आप देखेंगे, वहाँ की तवायफों ने गालिब को दिल्ली में मशहूर किया। और तमाम बड़े शायर जो उस दौर के हुए, चाहे दाग देहलवी हुए हों, चाहे मीर हुए हों, तो इन शायरों की मकबूलियत में उस दौर की तवायफों का बड़ा योगदान है। भारत की आज़ादी से पहले अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र में तवायफों के क्या नाम थे। मसलन कंचनी भी कहा गया है उनको कहीं कहीं, रमजानी कस्बा मोहल्ले के लिए और छोटे शहरों के लिए, और कस्बा से एक कस्बी शब्द भी चलता था उनके लिए। समात, बुर्किनी, मुलजादी, डोमिनी शब्द अक्सर गालिब ने, जो गालिब की फारसी में डायरी है दस्तंबू, जब आप दस्तंबू पढ़ेंगे तो डोमिनी शब्द अक्सर आएगा गालिब के उसमें, तो वो जाति से जो संबद्ध आज मान लिया जाता है वो शब्द नहीं है, वो तवायफ के लिए इस्तेमाल करते थे। डेरेदार और नतनी गंधर्व। अब तवायफ शब्द पे आ जाइए। ये जो अरबी भाषा का बहुवचन रूप है ताइफा, उससे ये निकला है, जिसका मतलब है झुंड या समूह। और अंग्रेजी राज के दौरान गर्ल तो उन्होंने अपना अंग्रेजी का रखा, और हमारा जो नाच शब्द है इसको उन्होंने नौच कर लिया, तो नौच गर्ल। और नौच गर्ल की कहानी बड़ी अद्भुत है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भारत में आए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय का कोई सिपाही 25 साल से ऊपर का नहीं था। 18 से 25 साल के सिपाही भारत भेजे गए थे, और किसी भी सिपाही को अपनी बीबी या आज के प्रचलित भाषा में महिला मित्र लाने की इजाजत नहीं थी। तो अब क्या करें? यहां जब आए तो उन्होंने उस दौर की जो तवायफें थीं वहां पर मनोरंजन के लिए आज की तरह तो इतने फिल्म और म्यूजिक के इतने साधन और ये सब तो थे नहीं, तो जो जाते थे राजा महाराजा और उस समय के रईस लोग, उनके साथ वो गए। गाना सुना, अच्छा लगा, तहजीब व आदाब अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बढ़िया है। फिर उन्होंने एक बार में समझ लीजिए कि 100-150 सिपाही आए और उनका अपहरण करके ले गए अपने शिविर में, और उसके बाद 8-10 दिन के बाद भेज दिया गया उनको वापस। ये जो सिलसिला चला, तो इस वजह से इतने सारे सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के संक्रामक रोगों के शिकार हुए कि 1864 में एक कानून लाया गया इन महिलाओं पे और इस चीज पे प्रतिबंध लगाने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1864 से पहले इतनी बड़ी हस्ती हुआ करती थी तवायफें कि समाज के सम्मानजनक तबके में आती थी, और अंग्रेजों के समय में भी इनकम टैक्स देने में तवायफें किसी से पीछे नहीं थी, बड़े बड़े लोगों के मुकाबले। इस कानून ने जब दमन शुरू किया महिलाओं का, तो उस दमन की अनुगूंज अगर आपने मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि किस तरह से धड़ पकड़ होती है, और राज बब्बर ने जो रोल किया है वो भी आप ध्यान में रखिए, तो किस तरह से छापामारी शुरू होती है, ये सब पूरा वो दौर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही अपने घर के आगे एक छोटा सा घर बनाते थे, और उस घर को बीबी खाना कहते थे, जिसमें वो भारत की जो स्त्रियां होती थी, और ख़ास तौर से हमारे समय में ऐसे लोभी या कह लीजिए सत्ता के निकट रहने वाले लोगों की संख्या रही है, जिन्होंने सोचा कि अपनी बेटी अगर हम इस अंग्रेज अफसर से ब्याह दें तो हम सत्ता के और सरकार के नज़दीक आ जाएंगे, हमें कुछ चीज़ें मिलेगी। तो उन लोगों ने अपनी बेटी का ब्याह करना या उनके साथ रखना स्वीकार किया। उनकी बेटियों से उन्होंने ब्याह रचाया और बीबी खाना में रखा, मेन जो उनका घर था रेजिडेंस उसमें नहीं। 40 रुपए का खर्च। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स जो मैंने लंदन में देखे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 40 रुपए
1813, 1835 उस दौर में भी बहुत होते थे। 40 रुपए में उनका खर्च चल जाता था भारतीय महिलाओं को रखने से। और कमाल की बात यह है, उस दौर में भी, आज के दौर में भी 5,000 रुपए कम नहीं है। उस दौर में भी अगर वो अंग्रेज लड़की लाते भारत में तो 4 से 5,000 महीने का खर्चा था, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी इतिहास में ऐसी कहानियां हैं जो अनसुनी रह गई हैं। उसमें एक अनसुनी कहानी यह है कि वो अंग्रेज ऑफिसर जब 12-13 साल के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था किसी दूसरे उपनिवेश में, तो इस बीवी खाना में रहने वाली और इस बीवी खाना में रहने वाली जो औरत है उससे पैदा हुए बच्चे बिन बाप के हो जाते थे। और कलकत्ता में जब जहाज पे चढ़ाने जाते थे तो ये बच्चे बिलखते ही रह जाते थे। और इन बच्चों का क्या हुआ, इन लाखों बच्चों का, हमें इतिहास में इस बात की कोई कहानी नहीं मिलती। इतिहास जो आप पढ़ते हैं बहुत ही एकांगी और बहुत ही अजीब तरह का इतिहास है कि बाबर आते हैं, हुमायूं आते हैं, अकबर होते हैं, तमाम राजाओं का इतिहास आप पढ़ते हैं। उन लोगों के जो सिपाही शहीद हुए, उन लोगों के साथ जो कहानियां शहीद हुई, वो इतिहास में दर्ज नहीं होती हैं और नहीं हुई हैं। इसलिए इतिहास को जब आप देखते हैं और इन चीज़ों में घुसते हैं तो इसी ने हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी को आकर्षित किया कि जिसकी आवाज़ कहते हैं इतिहास सुन नहीं पाता, उसकी आवाज़ साहित्य सुनता है। तो साहित्य का आदमी और ये कहानियाँ, उन बच्चों को लेकर के बांग्ला में चीज़ें मुझे मिली कि वो बाद में अपनी माँ से पूछते हैं, माँ उसको बहलाती है कि बाप तुम्हारे अभी ट्रांसफ़र करके गए, वो आएंगे, जो बाप कभी नहीं आता है। इसी तरह से ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस प्रोसेस में पाकिस्तानी सैनिकों ने जो बांग्लादेश की महिलाओं के साथ रेप किया, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि उससे करीब 15 लाख बच्चे पैदा हुए। और उन बच्चों को, मैं इससे अनुमान करता हूं, इससे वहां तक मैं पहुंचा, उन बच्चों को बांग्लादेश के समाज में जिस तरह से उन लड़कियों के, उन महिलाओं के पिताओं ने, रिश्तेदारों ने अपमानित किया, जिस तरह से घर से निकाला और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया, उन महिलाओं का क्या कसूर था जिस तरह से उनके घर के लोगों ने किया, और उन बच्चों का क्या कसूर था जो कि अनचाही औलाद हो गए। तो इससे मैंने अनुमान किया जो बांग्लादेश की घटना अभी हाल की है, उनके बच्चों के साथ जब ऐसा हुआ तो आप याद करिए कि आज से 200 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा छोड़े गए बच्चों को इतिहासकारों ने जरूरी करना क्यों, दर्ज करना क्यों जरूरी समझते हो। एक वो भी पक्ष है जिस पर शोध करने की जरूरत है, तो वो भी मैं देख रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने, एक शब्द में मैं कहूं इस स्लाइड से आगे निकलते हुए, तो सबसे पहले तवायफों को भ्रष्ट किया कि उनका दर्जा गाने वाली से नीचे उतार के यहां लाए। जिस्म फरोशी फिर भी उनका धंधा नहीं था, वो जबरदस्ती के शिकार हुए। अब आते हैं कि चूंकि फिल्म संगीत आज की तरह था नहीं, लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत था, तो जो समाज का धनी वर्ग है, धनी वर्ग के लिए आज भी आप देखेंगे लोक संगीत में कोई रुचि उस तरह से नहीं है, या लोक संगीत को बढ़ावा देने में उस तरह से रुचि नहीं है। शास्त्रीय संगीत सुनते थे। तवायफों के खर्चे को कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो शादियों में या आम समारोहों में वो जाती थी। तो उसमें जो तवायफें जाती थीं वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत गाती थीं, और शास्त्रीय संगीत को पैदा भी जो एक शैली है ठुमरी, वो तवायफों के द्वारा पैदा हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा है, इसमें मैंने लिया है कि जो सांस्कृतिक विरासत है, कि जितने रूप हैं, कथक, ठुमरी, दादरा, गज़ल, कजरी, ये सब बारीकियां उसमें सिखाते थे तवायफों के कोठे पर। लखनऊ के बड़े बड़े जो सेठ होते थे वो अपने बच्चों को, चूंकि बड़े बड़े लोगों से डील करना होता था, तो उनके बच्चों को कैसे ज़मींदारों से बात करनी चाहिए, किस तरह से अदब से पेश आना चाहिए,
ये सीखने के लिए तवायफों के कोठे पर भेजते थे। उर्दू शायरी का उस दौर में जो कमाल था और जो अदब था, मैं आपने फिल्म देखी होगी तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किसी को ये दुत्कारने की सबसे ख़राब शैली थी, वो शैली कैसी है। उमराव जहां अदा आपने देखी होगी, उसमें जो शबाना आजमी आज की बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी माँ ने रोल किया है खानम का। तो खानम साहिबा क्या कहती हैं, जो फारूक शेख साहब उसमें बने हैं नवाब, वो आते हैं और उनकी जागीरदारी जा चुकी है। इनको लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको मटिया बुर्ज भेज दिया गया है, लखनऊ को तबाह बर्बाद कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद की कहानी है, 1857 हो चुका है। अब सबसे ख़राब जो तरीका था वो ऐसा है, तो लखनऊ की तहजीब का इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसमें खानम बनी हुई शौकत आजमी कहती हैं कि हुजूर एक शॉल वाले आए हैं उनके यहाँ बेचने के लिए, अगर हुजूर की इनायत हो तो इस उम्र में हम भी ये 2 साला ओढ़ लेते। अब जो रोटी को अब मोहताज हो चुके हैं या होने वाले हैं, उस नवाब के लिए उस जमाने का 1300-1400 का लगभग 1500 रुपए का 2 साला तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि खानम साहिबा, आपको तो मालूम है कि अब हमारी वो हैसियत न रही। और वो जाते हैं और इससे वो इतना अपमानित महसूस करते हैं कि उस फिल्म में भी आपने देखा होगा, वो आत्महत्या कर लेते हैं उसी दिन गोमती नदी में डूब करके। ये सबसे खराब लहजा था उस दौर का, तो आप सोचिए कि सबसे अच्छा लहजा कैसा रहा होगा। तो ये चीज सीखने के लिए लोग उनको, अपने बच्चों को तवायफों के कोठों पर भेजते थे। अब आते हैं जो आज का मुख्य विषय है, और जो जिस शहर में हम हैं, जिस शहर का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, पटना का, उस दौर के पटना को आज से ठीक 25 वर्ष पहले, अभी मैं बात कर रहा था, आज से ठीक 25 साल पहले पटना मुझसे छूट गया, जून 2000 में। तो 25 वर्षों में इधर पटना में काफ़ी बदलाव मैंने देखा है। लेकिन वो जो दौर था, उसी दौर में खोजी प्रवृत्ति के कारण मैं प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में बैठता था। और आप लोगों को देखना चाहिए, हिंदी में कई लोगों को आश्चर्य हुआ, औरंगजेब के समय में हिंदी का सबसे पहला शब्दकोश बना था जो खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में है। औरंगजेब के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद होते हैं, किसी के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उन्हीं में से एक नाम औरंगजेब भी है। तो उस दौर में मैंने वो देखा तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी, और खुदाबख्श खां लाइब्रेरी का मैं रोज़ाना जाने वाला आदमी वहाँ का हो गया। बहुत सी चीज़ें उसमें देखी, तो मुझे एक चीज़ वहाँ मिली थी, जो अशोक राजपथ का चौहट्टा का सुनसान इलाका है, उसको सन 1800 से तवायफों ने आबाद करना शुरू किया। ये जो गांधी मैदान से आप सुल्तानगंज की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो मुरादपुर चौहट्टा जो इलाका आता है, जहाँ पर आज PMCH है, इसको 1800 यानी आज से ठीक 225 साल पहले तवायफों ने इसको आबाद करना शुरू किया। और जहाँ अजीमाबाद के शरीफ जादे के वहाँ पहुँचने लगे थे गुप्त रूप में, और ये बाहरी लोगों के, जो इस शहर में व्यापारी आते थे और बड़े लोग आते थे, पटना शहर में कोई ज़मींदार भी आ रहा है, तो उनके लिए वो मनोरंजन का एक केंद्र विकसित होने लगा था। आज का जो खजांची रोड से मुसल्लापुर भट्टी तक का रोड है, उसके दक्षिण में वेश्याएं रहती थी। कुनकुन सिंह लेन और गुलाब बाग का इलाका रखेलों का इलाका हो गया था। धनी वैश्य, राजपूत, हज्जाम और धनी लोगों ने कलकत्ता से वेश्याओं को लाकर के कुनकुन सिंह लेन में बसाया था। और जो दरभंगा हाउस के दक्षिण में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका, डॉक्टर साहब, और डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के पास एक रामायण सिंह की चाय की दुकान होती थी। आपको आपके पटना के उस इतिहास से भी मैं परिचित करा रहा हूँ, PMCH में आपने वो देखा हो। वहाँ पे जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक डांसिंग हॉल बनवाया था,
और वहाँ पे उस डांसिंग हॉल में तमाम तवायफें बुलवाई जाती थी और वहाँ पे लोग बड़े बड़े इस इलाके के पटना के जुटते थे। पटना सिटी में 1850 के आसपास गुजरी के नवाब सैयद इब्राहिम हुसैन खां उर्फ मंझले नवाब खां ने अपने साले मुनीर साहब की शादी में 5 दिनों तक नाच का प्रोग्राम करवाया था, जिसमें दिल्ली और कलकत्ता से 100 अंग्रेज ऑफिसर पटना आए थे और सब ने, अंग्रेज ऑफिसरों ने जो कुर्ता पाजामा ये सब पहन के यहीं की तरह दिखने के लिए, और उन लोगों के लिए वो प्रोग्राम हुआ था। और उस दौर में पटना में बड़ी बड़ी तवायफें आती रहती थीं और पटना का एक खाने पीने का भी कल्चर, जब अजीम उस शान ने, जिनके नाम पर अजीमाबाद कहा गया, तो वो भी एक है, वो भी एक पक्ष है, तो वो पक्ष एक अलग पक्ष है। 1913-14 में लोधी कटरा में मीर किफ़ायत हुसैन खां के बड़े बेटे बैरिस्टर मंजूर हुसैन की शादी में 2 दिनों तक शानदार महफिल सजाई गई थी। इस अवसर पर चौधराइन बचवा नाम की नर्तकी का गिरोह मुस्तफ़ा हुसैन भांड का दल लखनऊ से आया था और सैयद नजमुल हुसैन हसन की शादी में हिंदुस्तान की मशहूर गायिका गौहर जान बुलाई गई थी। गौहर जान पर बात करने से पहले मैं बताऊं कि गौहर जान जब महज 14 साल की थी तो गौहर जान को सबसे पहला ब्रेक अपने करियर का दरभंगा रियासत में मिला था। 1800, ये मैं सन के सहित आपको बता रहा हूं, 1887 में, 1887 में दरभंगा में लक्ष्मीश्वर सिंह का शासन था और लक्ष्मी विलास पैलेस में गौहर जान का सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था और गौहर जान वो ग्रामोफोन गर्ल बनी 8 नवंबर 1902 को, जो आज कलकत्ता में आप देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास है ललित होटल। उस होटल का नाम उस दौर में ग्रांड होटल था। उस ग्रांड होटल में एक स्टूडियो बना करके पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। वो रिकॉर्डिंग भी मैंने आपके लिए जर्मनी के हनोवर से ढूंढ के लाया हूं, वो सुनाऊंगा। तो वहां पर पहली रिकॉर्डिंग होती है 1902 में 8 नवंबर को। उस गौहर जान ने 1930 तक आते आते, 30 में उनका निधन होता है, वहां तक उन्होंने 600 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए और उस दौर में उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए जिस दौर में आपको अंधविश्वास में भी हम लोगों का कोई जवाब नहीं है। किसी ने उड़ा दिया कि इसमें एक इतना बड़ा भोंपू होता था उस दौर में, जो नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी। अगर आप गाना गाएंगे तो आपकी आवाज़ चली जाएगी या आप मर जाएंगे। तो किसी भी पुरुष गायक ने ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड के लिए गाना स्वीकार नहीं किया कि नहीं यार हमारी तो आवाज़ ही चली जाएगी या हम मर ही जाएंगे, कुछ कुछ फैला दिया। तो जिस दौर में आप सोचिए, हमने एक वो भी चीज़ खोज के अभी निकाली जिस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चर्चा नहीं होती थी। 1912 में रामेश्वर सिंह अलीगढ़ गए थे और रामेश्वर सिंह ने 20,000 रुपये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी है, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज नाम था, उसको दान दिया था। तो 20,000 रुपये की कीमत क्या है, इसको सोने की कीमत से निकालने के लिए मैंने जब वो गणना की उस समय, तो महाराज के समय में 13 रुपये 80 पैसे के आसपास, आजकल की भाषा में समझ लीजिए, 1 तोला सोना मिलता था 1912 में। अब मैंने आपको 12 का मंजर समझा दिया, अब मैं आपको 10 साल पीछे 1902 में ले जा रहा हूं। 1902 में गौहर जान ने एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड से 600 रुपये चार्ज किया था। आज आप लगा लीजिए, अगर 1912 में सोने की कीमत तकरीबन 14 रुपये तोला है, भरी है बिहार की भाषा में, तो उस समय और कम रहा होगा। तो उस समय और कम रहा होगा तो गौहर जान ने कितना मोटा चार्ज किया था। और गौहर जान की ठसक का आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गौहर जान
बग्घी पे कलकत्ता में चलती थी, तो वायसराय ने उनको देख लिया। 1911 तक तो भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, कलकत्ता में ही सारे लाट साहब रहते थे। तो कहा ये बग्घी से कौन जा रही है या कौन जा रहा है, कौन जमींदार है, कहाँ का जमींदार है? तो पता लगाया तो कहा कि साहब जमींदार नहीं है, ये तवायफ है। कहा अरे तवायफ है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने से उसकी बग्घी गुजरी। एक काम करो, 100 रुपये जुर्माना ठोक दो, ये बग्घी से नहीं चलेगी कलकत्ता में। गौहर जान फिर गई तो पता चला कि अगले दिन उनके ऊपर 100 रुपये जुर्माना ठोक दिया गया। कमाल की बात यह है कि वो 6 महीने तक जुर्माना देती रही, लेकिन बग्घी से चलना नहीं छोड़ा। और वही गौहर जान, मैं जिक्र करता जा रहा हूं, क्रम क्रम से चीजें आएंगी। बिल्ली ने जब बच्चे दिए तो अभी एमयू के प्रसंग में जो मैंने रुपए की कीमत समझाई, तो अब उसी से आप उसको दिमाग में रखिए और रुपये की कीमत आप समझते रहिए। 14 रुपए में 1 भरी सोना। बिल्ली ने जब बच्चे दिए में गौहर जान ने 20,000 रुपये उड़ा दिया। तो गौहर जान के पैसे की ताकत का और वो किस तरह की हैसियत रखती थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। गौहर जान के नाम से विक्रम संपत ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, माय नेम इज गौहर जान। अब वो क्यों कहती थी गौहर जान, मैं लास्ट वाला एक चीज आपको सुना के आपको बताता हूं, आप इसको खुद समझ जाएंगे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही इसमें? पता नहीं क्या तकनीकी वो है। खैर, अभी तक तो बज रहा था, अभी मैं देख रहा हूं नहीं बज रहा है। वो लास्ट में क्या होता था तो मैं ऐसे बता देता हूं, बीच में शायद ठीक हो जाए तो बजाएंगे। ये 1902 की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, अब मैं बता देता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा लास्ट में माय नेम इज गौहर जान, ये ठुमरी भैया राव साहब गणपत। यहां रिकॉर्डिंग तो कर लेते थे, लेकिन जो डिस्क बजता था वो बनाने की सुविधा भारत में नहीं थी। तो उसको बनने के लिए जर्मनी के हनोवर शहर भेजते थे। तो जो इंजीनियर वहां होता था उसको ये नहीं मालूम था कि इसका सिंगर कौन है, इसको किसने गाया है। तो लास्ट में हर सिंगर अपना नाम बोलता था, तो वो कहती थी माय नेम इज गौहर जान। तो इसी से विक्रम ने उस किताब का शीर्षक लिया है। लास्ट में उन्होंने कहा है भैया राव साहब गणपत। ये भी इनके ऊपर मेरा एक लंबा लेख है, ये भी बहुत ट्रेजिक कहानी है। जो ग्वालियर रियासत है, ग्वालियर रियासत की बहुत सारी अनसुनी कहानी पे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैंने बात करने की कोशिश की, बात हो नहीं पाई, वो तैयार नहीं हुए। और माधवराव सिंधिया के समय में तो हम ही को इतना होशो हवास नहीं था, इस सब चीज़ में रुचि नहीं थी। विजय राजे सिंधिया ने ये जरूर किया, उनकी दादी ने ये ज्योतिरादित्य की, कि कलकत्ता में जो भैया राव साहब गणपत का घर नीलाम कर रहे थे ये कलकत्ता नगर निगम वाले, उसको उन्होंने खरीद लिया, बचाया। भैया मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपनी ब्याहता रानी से जो बच्चे पैदा होते हैं, आप अभी भी देखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम में श्रीमंत और राव लगाते हैं। तो ब्याहता रानी से जो बच्चा पैदा होता था उनके नाम में राव या श्रीमंत लगता था। और तवायफों से या रखनी कह लीजिए, रखैल कह लीजिए, या जिनसे शादी नहीं हुई है, उस महिला से बच्चे हुए जो पैदा हुए राजा के, उनके नाम में भैया लगा के बुलाते थे।
वहां भैया का ये मतलब है, बंबई में भैया का दूसरा मतलब है, पंजाब में भैया का अलग मतलब है, हमारे यहाँ भैया का अलग मतलब है। शब्द एक है, रूप अलग अलग है। पंजाब में जो मेल चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसको काका कहते हैं, वो काके इथे आ जा। और हमारे यहाँ पिता के भाई को काका कहते हैं, और केरल में मुझे पता चला कि मलयालम में मुसलमानों को काका कहते हैं। तो शब्दों का एक अर्थ आपने जान लिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यही अर्थ आप मन में बिठा लें, हर जगह यही अर्थ है। या आप सौंदर्य का कोई प्रतिमान यहां रच लें और आप समझ लें कि सौंदर्य का यही प्रतिमान हर जगह है, तो वो नहीं है। वो समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से चीजें बदलती हैं। यहां किसी सुंदर महिला या सुंदर स्त्री को अगर आप ऊँटनी कहेंगे तो ये उसकी तारीफ नहीं होगी, उसका अपमान होगा। लेकिन उस अरबी साहित्य में, अरब में, जहां पर कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उनके लिए ऊंट और ऊँटनी बड़ी चीज थी, उनका जीवन उससे चलता था। इसलिए सुंदर महिलाओं को वो ऊँटनी कह के संबोधित करते हैं। तो बहरहाल सौंदर्य के प्रतिमान भी जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज आप किसी, जैसे हम अलीगढ़ में देखते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, तो वहां के प्रोफेसर्स तक जो उस इलाके के हैं आराम से बोलते हैं आपके कितने लोंडे लोंडिया हैं। सर को मालूम होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम मतलब घास डालने के तरह खाना लगा दे को कहते हैं कि रोटी डाल दे। जैसे कुछ घास डाल दे जानवर को, कहते हैं ये तो इलाके का अपना वो है। यहां पे किसी के बच्चे के लिए लोंडे लोंडिया कहें तो शायद हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये चीजें समय के साथ जो है और जगह के हिसाब से, इसलिए सौंदर्य के प्रतिमान जो हैं, डॉक्टर साहब ने मैं भूल रहा हूँ शायद डॉक्टर साहब ने ही कहा कि किसी भी कवि को अगर आपको समझना हो, किसी भी शब्द को आपको अगर समझना हो, तो आपको उस दौर को समझना पड़ेगा, उस दौर के तहजीब को और उस दौर के समय को समझना होगा। आज के चश्मे से जब आप देखते हैं, तब आपको, आज के चश्मे से देखते हैं तो तुलसीदास आपको विरोध के कारण नजर आते हैं, स्त्री विरोधी लगते हैं या और भी चीजें लगते हैं। लेकिन उनके समय में देखते तो मेरा ख्याल है कि आज की शैली में अगर आप तुलसीदास की तरह कविता लिखें तो शायद आपको प्रकाशक भी नहीं मिलेगा जो आपकी किताब छापे। तो तुलसीदास हो या कोई भी कवि हो या कोई भी शब्द हो, तो उस समय के हिसाब से वही तवायफ शब्द के साथ भी है कि उस समय तवायफ शब्द का ये था। अभी हम आपको कुछ सुभानी साहब से बात कर रहे थे, एक ये भी पक्ष है, इतिहास इस पर भी मौन है कि तवायफों ने जो साहित्य लिखा है, मेरी चूंकि उर्दू में भी थोड़ी दखल अंदाजी होती है, अभी मैंने 1958 में गुजरे हुए एक शायर पंडित हरिचंद अख्तर पर साहित्य अकेडमी के लिए मोनोग्राफ लिखा, तो देखा मैंने कि उर्दू के लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि तवायफों ने जो साहित्य लिखा है वो उर्दू में एडिट होकर आया है कि नहीं, या किसी ने बात की है कि नहीं। गौहर जान की, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, गौहर जान की माँ का नाम था बड़ी मलका जान। बड़ी किस लिए? क्योंकि उनके दौर में 3 मलका जान हिंदुस्तान में थी और वो एज में सबसे बड़ी थी तीनों मलका जान में। आगरा में थी एक, लखनऊ में थी, और ये मलका जान जो वाजिद अली शाह के दरबार की गायिका थी कलकत्ता में। कलकत्ता में मलका जान और गौहर जान का जो घर है वो मैं देख के आया हूँ, अभी भी घर है वो उसी तरह है, अब उसको लोगों ने कब्जा कर लिया है। मलका जान, अद्भुत बात यह है कि वो, उनका ओरिजिनल नाम एडलिना विक्टोरिया हेमिंग्स था। वो ना मुसलमान थी ना वो हिंदू थी, वो आर्मेनियाई मूल की, लोगों ने कहा विक्रम संपत ने। अच्छा, एक इसी शोध के दौरान मेरा ये भी आत्मविश्वास बड़ा अंग्रेजी वालों का मैंने आतंक ये देखा कि उनको ये बड़ा दावा रहता है कि अंग्रेजी में बड़ा रिसर्च हुआ है और हमने बड़ा रिसर्च किया है और हमने बड़ा अच्छा काम किया है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हिंदी को लोग नाच तमाशे और मनोरंजन की भाषा समझते हैं, ज्ञान की भाषा का दर्जा उस तरह से नहीं देते हैं। इस तरह से आप देखिए कि फ्रेंच तो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका एक्टर अंग्रेजी में बोले, कोई पर्शियन का एक्टर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो अंग्रेजी में बोले, लेकिन हिंदी का एक्टर डायलॉग तो बोल लेगा हिंदी में, लेकिन वो इंटरव्यू देगा अंग्रेजी में। ये इसी देश में हो सकता है। तो खैर, तो मैंने देखा विक्रम संपत की किताब पर हिंदू में रिव्यू है, इंडियन एक्सप्रेस में रिव्यू है, फ्रंट लाइन में रिव्यू है,
और विक्रम ने, जिसको हिंदी में पिष्ट पेषण कहते हैं, एक चीज किसी ने कह दिया और सब उसको दोहरा रहे हैं। तो वो चीज मैंने इस मरहले पे देखा कि मलका जान पे और गौहर जान पे किताब लिखते हुए उन्होंने क्या किया है कि विक्रम ने एक बात कही कि वो आर्मेनियाई मूल की थी। सब ने, अंग्रेजी वालों ने एक सुर में इसको सुर मिलाया, वो गौहर जान और बड़ी मलका जान आर्मेनियाई मूल की थी। मैंने इलाहाबाद में, आप जाएंगे सिविल लाइन में जो बड़ा वो है चर्च है, वहां पर बड़ी मलका जान की शादी हुई थी, वहां से मैंने उनके मैरिज सर्टिफिकेट निकाले। भटका बहुत मैं इस चीज के लिए। गौहर जान की मां के शादी का प्रमाण पत्र मैंने वहां से लिया। उसके बाद उनकी नानी, उनके बाप, उनकी 7 पीढ़ी तक जब मैं गया, लंदन के मित्रों ने बड़ी मदद की, तो पता चला कि साउथ इंग्लैंड की वो थी। अंग्रेजी ने इस बात को नहीं दर्ज किया है। तो खैर, बहुत सारी चीजें शोध के दौरान आप खोजते हैं तो कुछ इधर से पता चलती हैं, उधर से। भैया गणपत राव के बारे में हम बात करते इधर आ गए कि भैया गणपत राव का जीवन इतना ये रहा कि शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम का प्रवेश कराने वाले भैया गणपत राव हैं। उसके पहले आप देखिए, मुजफ्फर अली ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि उमराव जान का गाना आप सुनिएगा यूट्यूब पे, उसमें हारमोनियम का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उमराव जान के समय में न तो हारमोनियम का आविष्कार हुआ था और उसके बाद भी प्रयोग नहीं होता था। ऑल इंडिया रेडियो ने तो हारमोनियम को बैन ही किया हुआ था कि उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो उसका इस्तेमाल भैया गणपत राव ने शुरू कराया। भैया गणपत राव कई रियासतों में गए, उनको बहुत अपमानित किया जाता था ग्वालियर में। तो रामपुर में रहे, रामपुर के नवाब के यहाँ रहे, उसके बाद कलकत्ता में रहे और उन्हीं के शिष्य हुए। अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो 35 साल में गुजर गए, अभी याद आ जाएगा। बनारस में ठुमरी कई लोगों को, विद्याधरी को और कई लोगों को सिखाया था। तो वो बड़े सिंगर हुए। तो हारमोनियम में जो गया बहुत आते थे भैया गणपत राव। गया एक बड़ा केंद्र रहा है शास्त्रीय संगीत का। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अभी हमारे अभिनेता संजय दत्त हैं, उनकी नानी जद्दन बाई गया में रहती थी। गया में उनकी कोठी हाल तक थी। तो बिहार के जो केंद्र थे बड़े, दरभंगा की हमने प्रसंगवश बात की कि दरभंगा में गौहर जान को सबसे पहला ब्रेक मिला। बिस्मिल्लाह खान दरभंगा में बहुत रहे। दरभंगा में तो इतनी गायिकाएं हुई, जो मेरा मैथिली में कविता संग्रह है उसमें मैंने विषय ही बनाया है इन चीज़ों को। दरभंगा ने भुला दिया। दरभंगा में लोग इस चीज़ से वाकिफ भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं। कितना बड़ा केंद्र रहा है। मुजफ्फरपुर में तवायफें इस बात के लिए बहुत बेकरार रहती थी कि हमारी कला पे जरा सा दरभंगा महाराज की नज़र पड़ जाए तो हमारे ऊपर भी इनायत हो जाए। तो वो सब प्रसंग भी इतिहास में या शोध में खास तौर से मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ों को सोर्स नहीं बनाया गया। उस वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल रहीं। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा, 2-4 बातें और करूँगा। एक बड़ी कनीज नाम की दरभंगा में एक तवायफ हुई, जिनका नाम कमरुन्निसा बेगम था, और बड़ी कनीज उनको नाम दरभंगा के महाराज ने दिया था। कनीज दरअसल फारसी का फेमिनिन जेंडर शब्द है, जिसका मानी होता है दासी, सेविका, लौंडी, बांदिका, बांदी या परिचारिका। बांदी शब्द का इस्तेमाल तो प्रेमचंद ने भी खूब किया है। डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ के एक शायर हुए हैं गुलाम मोहम्मद कासिर। उनका एक शेर है, इसी प्रसंग बस जब मैं लिख रहा था तो याद आया। सायों की जद में आ गई सारी गुलाम गर्दिशें, अब तो कनीज के लिए राह फरार भी नहीं। उस कनीज को दरभंगा में कुछ ऐसा खराब अनुभव हुआ कि 1934 में 15 जनवरी को बिहार में बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप के जस्ट बाद बड़ी कनीज पटना आ गई और पटना सिटी में ही उनका इंतकाल हुआ। दरभंगा की सरपरस्ती में गौहर जान का हम जिक्र कर चुके हैं। तन्नोबाई
मुजरे की रानी के रूप में मशहूर थी। गुड़हट्टा मोहल्ला है पटना सिटी में, वहाँ वो रहती थी। उनके बारे में जिक्र कहीं कहीं आया है। एक इतिहासकार पटना कॉलेज के संभवतः थे, ओम प्रकाश प्रसाद, उन्होंने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। उनका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक पंडित जी थे धरीक्षण तिवारी, वो अक्सर उनके उसमें जाते थे सुनने के लिए। एक मतलब दिलचस्प प्रसंग है, उनकी गायकी पर उन पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे व्याख्यान की भी सीमा है, बहुत लंबा वो है विषय। धरीक्षण तिवारी जाते थे तो धरीक्षण तिवारी देखते रहते थे, गौर करते रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। एक बार उन्होंने पान पेश किया, पंडित जी ने पान नहीं खाया और रख लिया। तो कहते हैं कि पंडित जी जब गुजर गए तो उसके बाद से उन्होंने मुजरा करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। सन 1900 के आसपास त्रिपोलिया हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब, वहाँ पे एक सतघरबा मोहल्ला होता था। सतघरबा मोहल्ले के पास बी छुट्टन नाम की तवायफ रहती थी, और उन्होंने, आपको इस प्रसंग में इससे जोहराबाई का भी जोड़ूंगा, तवायफों के मोरल के बारे में। बी छुट्टन के पास एक 13-14 साल का एक जमींदार का लड़का, जिसकी जमींदारी लगभग बाप की ख़त्म हो गई थी, चचाओं से विवाद था, तो उसकी यह हैसियत नहीं थी कि पढ़ाई आगे जारी रख सके। वो लड़का आते थे वहाँ आके और सतघरबा में, और उनके बी छुट्टन के कोठे की तरफ ऊपर देखता रहता था। तो उनकी नौकरानी ने कहा, एक लड़का है वो अक्सर आपके कोठे की तरफ देखता रहता है। तो कहा कौन है, बुलवा लो जरा सा। बुलवाया, बातचीत हुई तो आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, आप यहाँ क्यों आते हैं, क्या बात है। एज भी नहीं थी, 13-14 साल का लड़का। तो बताया, अपनी रुदात सुनाई कि हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि आगे पढ़ाई जारी रख सकें। बहरहाल शॉर्ट में ये कहूँ तो उन्होंने बी छुट्टन ने पढ़ाई के खर्चे दिए, पूरा पढ़ाया। उस लड़के को, जिसका नाम हमने आपको नहीं बताया, अली अहमद नाम था, उसको बैरिस्टर बनवाया और कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया, और निस्वार्थ भाव से बी छुट्टन ने उसका सब पढ़ाई, अपनी पसंद की शादी भी करवाई। अब तवायफ का एक दूसरा रूप और देखिए। पटना कॉलेज पटना का आप लोकेशन याद करिए, पटना कॉलेज पटना के ठीक सामने जोहराबाई 1887 के आसपास अपने नानी के साथ दरभंगा गई थी जोहराबाई, और फिर वो 1887 के आसपास ट्रेंड होके और लगभग 88-89 में पटना आई। पटना कॉलेज के पास रहती थी। पटना कॉलेज के कुछ लड़के पहुंच गए उनके कोठे पर 20-25 की संख्या में। तो उनको नौकर ने बताया कि आप लोग को कुछ लड़के आए हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं। आई तैयार होके, लड़कों को 2 घंटे तक सुनाया, और सुनाने के बाद जोहराबाई ने यह हिदायत दी कि आइंदा अगर कोठे पे आएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अपने, जबकि उनके प्रोफेशन के लिहाज से तो ये तो नुकसान की बात है। तो ये मोरल भी, 2 मोरल आपने देखा। 1800 कई बार हमने देखा, कई फैसलों में भारतीय कोर्ट के फैसले हर बार सही नहीं होते, या सबको पसंद, सबके उससे नहीं आते। 35 में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पटना कॉलेज के आसपास या इस इलाके में पीएमसीएच के आसपास जो महिलाएं हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तवायफ केस हार गई और उनको इस इलाके से हटा करके पटना सिटी की तरफ भेज दिया गया, जहाँ पर कि अब उनके कब्रों के कुछ निशान ही रह गए हैं। कुछ कहानियाँ हो सकती हैं कि हो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हमने सिर्फ एक जिक्र किया था आपसे। गौहर जान की एक बात आपको मैं और बताऊं, मौलाना शौकत अली कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता थे। मौलाना शौकत अली
का गौहर जान से एक दिलचस्प प्रसंग बता के और मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जब विद्याधरी से और इन लोगों से कहा गांधी जी ने कि तवायफों को भी आज़ादी की लड़ाई में इतना ही योगदान करना चाहिए जितना कि मोहनदास करमचंद गांधी कर रहा है, और विद्याधरी ने वो गीत लिखे, तो इनसे भी कहा गौहर से कि आप इसमें योगदान करें। तो कलकत्ता में गौहर जान का कार्यक्रम हुआ। तो गौहर जान ने कहा मैं इस शर्त पे ये कार्यक्रम करूंगी और आपको मैं कांग्रेस को सहयोग करूंगी, जब गांधी जी इसमें आए, जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे बैठ करके गांधी जी हमको सुने, तब हम गाएंगे और तब आपको पैसा देंगे। तो कहा ठीक है, गांधी जी ने कहा हम आएंगे। इन वक्त पे कुछ काम आ गया या जो भी रहा हो, ये बात मैंने बहुत कोशिश की जानने की, ये क्लियर नहीं हुई। किसी वजह से नतीजा ये रहा कि गांधी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। मौलाना शौकत अली को अपना प्रतिनिधि बना करके, रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया। तो पैसा इकट्ठा हुआ 24,000। गौहर जान ने कहा कि चूंकि गांधी जी ने, बाबा ने अपना आधा ही वादा पूरा किया है कि प्रतिनिधि को भेजा है, आपकी जगह वो खुद आते तो अच्छा लगता, हम इसलिए आपको आधा ही पैसा देंगे, 12,000 ही दिया। 12,000 अपने पास रख लिया। तो ये रसूलन बाई का नाम बहुत मैं तकलीफ के साथ इसलिए ले रहा हूं, जिस महिला ने बनारस की महिला फुल गेंदवा न मार, आप कभी सुनिएगा यूट्यूब पे, वैसा कोई गा नहीं पाई उस तरह से। रसूलन बाई ने यह प्रण किया कि जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा हम कोई सोने या किसी भी चीज़ की जेवर नहीं पहनेंगे, और जब तक देश नहीं आज़ाद हुआ रसूलन बाई ने कोई जेवर नहीं पहना। और जब देश आज़ाद हुआ तो उनके मियाँ ने कहा कि पाकिस्तान नाम का एक ऐसा मुल्क मुसलमानों के लिए बना है जिसको कि कायदे आजम ने ऐसा बनाया है कि वो मुसलमानों के लिए जन्नत है, चलो तुम वहाँ। रसूलन बाई ने कहा कि मैं मियाँ को तो छोड़ सकती हूँ, हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकती। और आपको जान के हैरत होगी सुभानी साहब कि उन्होंने अपने वाकई मियाँ को छोड़ दिया और हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। उस महिला के साथ स्वतंत्र भारत की सरकार ने ये सुलूक किया कि कहा कि जिसके भी नाम में बाई और जान लगा है उस किसी महिला को ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम नहीं करने देंगे। और रसूलन बाई को ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम मिलना बंद हो गया। इलाहाबाद की सड़कों पे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेच करके वो गुजारा करती थी। वो रसूलन बाई जिन्होंने म्यूजिक में वो काम पैदा किया, आज़ादी में वो किया, कि देशभक्त वो इतनी निकली कि वो पाकिस्तान नहीं गई। तो इन लोगों की भी आप देखेंगे कि दास्तान है बस। अब मैं आपको वो पहली रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ, अगर बच गया तो, जो 1902 में गौहर जान ने 8 नवंबर को ग्रैंड होटल कलकत्ता में रिकॉर्ड करवाया था। यार क्या है, ऐसे तो बज रहा था, इसमें बज नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई, पर क्या करें, ऐसे तो मेरे लैपटॉप में सही बज रहा था अभी तक। ये वो पहली रिकॉर्डिंग है जो गौहर जान ने 1902 में करवाई थी। उसके बाद तो गौहर जान की कई रिकॉर्डिंग्स हैं जो अब हाँ, ये भी आप उससे खोज सकते हैं। आपको ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड जो नाम था उसको बाद में HMB ने वो कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो HMB के उसमें आपको मिल जाएगा जो पुराने वो गाने हैं। साहित्य पे तो साहित्यकारों ने, जो उर्दू के हवाले से बात हुई थी कि वो बातें बिखर गईं। मखजने उल्फते मलका ये 1885 में छपा था, ये संग्रह कविताओं का, और ये गौहर जान की माँ का संग्रह था। इसकी एक ही कॉपी लंदन में सुरक्षित है, उन्होंने मुझे देखने के लिए दी।
विक्रम के पास है कहते हैं, लेकिन विक्रम ने नहीं दी, मुझे उपलब्ध नहीं हुई, तो उसको मैं देख नहीं पाया। नहीं तो मेरा मन था कि वो मुझे मिल जाए। अब विक्रम पता नहीं क्या काम करेंगे, तो उसको मैं संपादित करके हिंदी में भी ला दूँ और उर्दू में भी ला दूँ। मखजन उल्फत मलका, आप देखिए तवायफ का एक काव्य संग्रह है। जानकी बाई छप्पन छुरी का इलाहाबाद में जॉनसनगंज एक मोहल्ला है, असरारे करीमी प्रेस से वो किताब छपी थी, दीवाने जानकी। दीवाने जानकी पे भी उर्दू लिटरेचर में भी बात नहीं होती है, हिंदी में भी बात नहीं होती है। तो तवायफों ने गौहर जान के कम से कम मुझे 150-200 शेर मिले, उस पर भी बात नहीं होती है, उसको किसी ने कंपाइल नहीं किया है। तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिस पर की बात हो सकती है। मैं आपको गौहर जान की माता जी का जो संग्रह मुझे मिला देखने भर को, जिसकी मैंने 2-3 तस्वीरें ली, तो कुछ शेर आपको सुनाता हूं गौहर जान की मां का। नामावर से पूछते हैं लेके खत बशौक वो, क्या सबे तारीख फुरकत का अफसाना मिजाज। सोजे जिगर का आपने लिखा था हाल उसमें, ए नामा बर न होता क्यों 16 बार कागज। शोबदा बाज अभी दस्ते दुआ बन जाए, गर निकाले निकलती असर की सूरत। और आपको मैं अपनी मां के बारे में उर्दू में गौहर जान ने जो लिखा है वो भी कुछ सुनाता हूं। लिख के मलका ने छपवाया, जो छपवाया यह दिलचस्प कलाम, लबे हासिद पे भी है सोजे तरन्नुम लारायेब। फिक्र तारीख की जब होने लगेगी गौहर, फिक्र तारीख की जब होने लगेगी गौहर, रंग लाएगी बहुत मौजे तबस्सुम लारायेब। इन चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि कम से कम 4-5 किताबों की सामग्री है जिस पर कि उर्दू और हिंदी के जो शोधकर्ता लोग हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका तवज्जो होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गौहर जान ने प्रिंस ऑफ वेल्स जब दिल्ली आए थे और उनका दिल्ली दरबार हुआ था, तो खुले मैदान में जानकी बाई छप्पन छुरी और उमराव जान ने गाया था गाना, उमराव जान कह रहे हैं, गौहर जान ने, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूं, अगर बज जाए तो। हाँ, ये चल नहीं पाता है ठीक, पता नहीं क्या है इसमें। चलिए एक सेकंड। अच्छा बंद है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा ठीक। मुबारक हो करके वो है, तो उसको उस दौर में रिकॉर्ड किया गया था जो अब उपलब्ध हुआ है, और उसको बाद में कुंदन लाल सहगल ने भी गाया था, KL सहगल ने भी, जो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गाया गया था। तो वो भी अद्भुत है। मैं इस पूरे उसमें कई उसको मैंने देखने की कोशिश की कि पटना की जो तवायफ की परंपरा है, पटना का जो इतिहास है, इसी बहाने बहुत सी चीज़ें मिली। जहाँ पटना कॉलेज है वहाँ बादशाही बाग हुआ करता था, जो पूरा 1800 से पहले का पटना है वो कैसा पटना था। उसके बाद कब से विनीत भाई हैं सामने, जिनसे अभी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा कि बम्बई में जिस तरह से अभी राजनीति हिंदी के साथ हो रही है, तो जिस तरह से बिहार के और उसके लोगों के प्रति, हिंदी के प्रति विरोध है, तो कैसे
बिहार शब्द आजकल या बिहार का होना आजकल एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। ये दौर कब से बिहार में आया, उसके पहले का बिहार क्या था, ये सब सारा दिलचस्प एक वो है। तो बहुत सारे पक्ष थे। इतिहास हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि इस समय में ये राजा हुए, इस समय में ये नायक हुए, इस समय में इन्होंने युद्ध जीता और इस समय में इन्होंने युद्ध हारा। इतिहास इसलिए भी पढ़ने की ज़रूरत है कि इतिहास से सीखने की ज़रूरत है, इतिहास से समझने की ज़रूरत है, और इतिहास से हमें इस तरह की ऊर्जा लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो वर्तमान जिस तरह से है या बनाया गया है, हम इतने भी, क्या कहें उसके लिए शब्द उचित नहीं है कि गरीब कह लीजिए या इतने भी दरिद्र कह लीजिए, क्षीण कह लीजिए, नहीं थे। तो बहुत सारे पक्ष थे। अपने शहर में अपने लोगों के बीच, अपने अध्यापक जैसे लोगों के बीच, अपने बड़े भाई जैसे लोगों के बीच आज अपनी बात रख पाया। और कई बार होता है कि कुछ बातें प्रसंगवश रह जाती हैं, कुछ वो हैं। तो इसलिए मैंने विस्तार से सुचिंतित ढंग से जो किताब लिखने की कोशिश की, वो किताब आ जाएगी, तो उसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और आप हमसे सहमत हों ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं अक्सर फिराक साहब का ये शेर मैं बहुत दोहराता हूँ, फिराक गोरखपुरी का, दुविधा पैदा कर दे दिलों में, दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने, ईमानों को आपस में टकराने दें, बात वो कर ए इश्क कि कायल सब हों कोई न माने, कोई न माने। बहुत बहुत धन्यवाद। कायल सब हो कोई न माने। पंकज जी, थोड़ी देर के लिए एक दो लोग आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं, तो आप नीलम जी कुछ टॉपिक था इसलिए मैं बहुत पेशेंटली सुन रही थी। एक दो चीज़ जो हमारे जहन में आया, आपका रिसर्च वर्क तो बहुत ही सुंदर है। चूँकि डॉक्टर विनय जी ने कहा कि आप रागदारी और शास्त्रीय संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं और इसकी अच्छी समझ है आपको, और टॉपिक भी हमने देखा कि तवायफ़ों की कल्चरल हेरिटेज, पटना की तवायफ़ों का कल्चरल हेरिटेज। तो कुछ जिज्ञासा भी मेरे मन में है। ऑन द होल तवायफ़ों का हिस्ट्री, उन्हें नाम देना, उनका क्या कैरेक्टर था, वो सब पर हमने बहुत डिटेल से सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपने जो कल्चर के उसके ओरिएंटेशन के बारे में बोला कि ठुमरी और दादरा और इस तरह की चीज़ें, बेसिकली पूरे इंडिया में वही चीज़ था। पटना की तवायफ़ों का कोई ऐसी विरासत जो हमें मिली हो कल्चरल फील्ड, या उनके गायकी स्टाइल की कोई चीज़ मिली हो। साहित्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, शायरी तो काफ़ी हैं उनके लिखे हुए, गज़ल भी हैं, पर कल्चरल हेरिटेज में ऐसी कोई चीज़ हमारे पास हो जो हम मेरी जानकारी में नहीं हो। क्योंकि ठुमरी को तो बहुत ज़्यादा, आपने कथक का भी जिक्र किया कि उसका ओरिएंटेशन होता है कथक से भी, तो ये नेशनल सिनेरियो में हम लोग उसको पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, करते रहे हैं। तवायफ़ों के डांस तो खैर इतना फेमस है और इतनी उनकी बारीकियां सीखा भी है हम लोगों। तो एक पटना के तवायफ़ों का कल्चरल हेरिटेज आज के डेट में क्या है? क्या संगीत या नृत्य की विधा में उन लोगों ने कुछ चेंज किया? उनका कंट्रीब्यूशन प्रिजर्वेशन के अलावा भी कुछ रहा जिसे हम आज कैरी करते हैं या करने की ज़रूरत है, या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के नॉलेज में नहीं? बस इतना ही हम जानना चाह रहे थे। हमने गया का जिक्र किया था बातों में। हाँ, गया की ठुमरी तवायफ़ों से बहुत ज़्यादा ये नहीं होकर, वो ठुमरी का स्टाइल बहुत अलग नहीं है। पूर्वी अंग की ठुमरी है, गया का हम भी जानते हैं और उनकी चीज़ों को भी सुना, और इवन इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बेगम अख्तर जी का भी उसमें। तो गया की ठुमरी का स्टाइल क्या पहले की, क्योंकि ठुमरी की बेसिक जो स्टाइल है वो लखनऊ का ही है, वाजिद अली शाह के समय से ठुमरी शुरू हुआ और इसे बहुत ज़्यादा डांस से रिलेशन है।
गायकी से जितना नहीं रिश्ता है, क्योंकि ठुमरी शुरू ही हुआ ठुमकने से। इसकी जो उत्पत्ति हुई ठुमक से ही शुरू हुई, और वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है डांस से। जो मूवमेंट वाली ठुमरियाँ, जो बोल बाँट की ठुमरियाँ हुई, जो बोल बनाओ, हाँ, बनाओ। वो ठुमरियाँ लखनऊ की उपज है, और बहुत बेसिकली बिहार में भी उसका असर रहा है। पर हमारी तवाइफें जो पटना की रही हैं, उनके कल्चरल हेरिटेज के बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ की। ठुमरी के बहाने अब मुझे याद आ गया उस कलाकार का नाम जिनको कि भैया राव साहब गणपत ने सिखाया था, मौजुद्दीन खां। मौजुद्दीन खां बनारस में रहे, गया भी आते थे। आपने जो बात की इसमें दो तीन पक्ष में आपको बता रहा हूँ। बोल बनाओ की जो ठुमरी है वो मुख्यतः बनारस की शैली है, ओरिजिन ये लखनऊ से किया है, और क्योंकि लखनऊ लखनऊ की घराने के जो ठुमरी बनाने वाले हैं उस खानदान में हमने सीखा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिंदादीन कालिका जी जो वाजिद अली शाह समय में थे, वहाँ से बनी है 300 ठुमरियाँ। तो खुद बिंदादीन महाराज ने लिखी थी। तो ये शुरुआत लखनऊ से ही हुई है, तब बनारस उसके बाद के समय में आया है। मैं वहाँ तक आ रहा था, लेकिन आपने वो की। लखनऊ में आप बात कर रही हैं, लखनऊ से जब इधर ठुमरी आता है या आती है, आती कहना चाहिए, जी जी, जो शैली है, तो बनारस ने उसको एक अलग रूप दिया, बोल बनाओ की ठुमरी। ठीक है। गया में उसकी ठाह की ठुमरी कुमुद झा दीवान ने भी अपने लेख में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो एक शैली है, लेकिन आप इसको बिल्कुल इस तरह की शैली कहें कि जैसे जो अंतर ध्रुपद में है, या जो अंतर ख्याल में है, जो अंतर दादरा में है, उस तरह का कोई अंतर बिहार में ठुमरी को लेकर के पैदा हुआ हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे भी ख्याल से बस हम इसका कल्चरल हेरिटेज जानना चाह रहे थे कि अगर कुछ है जो मेरी जानकारी में नहीं है, तो आपसे सुने हम। ऐसा क्योंकि आपका फर्क, रिसर्च है। ऐसा फर्क नहीं है। जी, थैंक यू जी। बहुत अच्छा। ये एक सोचने की बात हो सकती है क्या कि लगभग बड़े बड़े जो धर्म के केंद्र रहे, जैसे गया है, बनारस है, वैसी जगहों पर तवाइफों के भी केंद्र रहे। क्या इन दोनों का कुछ रिश्ता वगैरह है, धार्मिक केंद्रों का और वहाँ तवाइफों का केंद्र होना, कुछ इस तरह की चीज़? हाँ, ये मेरा तो इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन एक आध मौक़ों पर कुछ सुनने का और कुछ रुचि है, चूँकि बहुलतावादी संस्कृति में। तो पटना के तवाइफों के बारे में एक जानकारी मिली जी, कि यहाँ शायद कुछ मस्जिदें बनी हैं, या जिनमें ज़मीन के रूप में या पैसे के रूप में उन लोगों ने बड़े पैमाने पर दान दिया। वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप चूंकि उस फील्ड में हैं, तो ये एक पक्ष है जिस पर हमको लगता है कि देखना सोचना चाहिए। बस ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। इधर वाकई मेरी नज़र नहीं गई कि मस्जिद में उनका क्या योगदान है, ये देखे जाने की ज़रूरत है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक तवायफ की बनाई हुई बड़ी मस्जिद है, जो आज भी उसी तरह आबाद है। हाँ, मस्जिदों को, धार्मिक संस्थाओं को तो जानकी बाई छप्पन छुरी ने भी बहुत दान दिया। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिस पर, हाँ, इस पर सामग्री ढूंढने और जो अगर है उपलब्ध तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जी जी जी, कोल्हापुर की एक तवायफ हुई हैं, उनके नाम पर कोल्हापुर में जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, वो हॉस्पिटल आज भी काम कर रहा है।
इतना कोष उन्होंने दे दिया था, तो इस तरह के कामों को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया या उस तरह से चर्चा नहीं हुई। जैसे हमने आपको बताया कि हुस्नाबाई का ताल्लुक़ श्री कृष्ण धर्मशाला से है, बनारस में लोगों को नहीं मालूम है, और इस तरह से उसको किया गया है कि मैंने कहा कि उसमें जो अभी मैनेजर है उससे मेरी बातचीत के दौरान झड़प भी हुई। मैंने कहा कि तुम इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो इसका असली मालिक कौन है उसका लगा दो वो बोर्ड। घबरा गया। मैंने कहा असली मालिक का नाम ही बता दो, अगर हुस्नाबाई नहीं है तो। नहीं बता पाया। मैंने कहा मैं बताऊं कौन है, और मैंने उनको वो दिखा दिया पूरा। तो जब इस तरह से चीज़ें दबाने या मिटाने की कोशिश होती हैं, उस दौर में अगर आपने कहा कि 40-45 मस्जिद की ये खबर मेरे लिए नई है, तो इसको वाकई देखने पढ़ने की ज़रूरत है। जी सर, दाल मंडी जो स्मारक इन लोगों का कहा जाए एक तरीके से जगह है, अब इसी क्रम में तो वो इसको तो नहीं जानते धर्मशाला के बारे में लोग, लेकिन जिसको जानते हैं उसका भी विनाश हो रहा है सबके सामने ही। वाकई अरुण जी लगातार काम करते रहे हैं। हाँ 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 और दर्शन तिवारी और वो जो बैरिस्टर जो अली अहमद के बनने की जी जी जी। हाँ, वो मैंने वो थोड़ी आपने तो कट शॉट किया, उसको समय अब सबको बहुत चीज़ों को समेटना था। हाँ विस्तार से लिखा है। हाँ, और अगर मैं फिल्म बनाने की सलाहियत मुझ में होती तो मैं एक फिल्म बनाने के बारे में सोचता। उसमें जो दरिचंद तिवारी वाली जो प्रेम कहानी है वो गजब है, नॉवेल मटेरियल है। मैंने अंकित से कहा भी था कि तुम नॉवेल लिखो इस पे। और फिल्म बनाए तो दरिचंद तिवारी का रोल विनीत भाई करें। हमारे बीच बैठे हैं विनीत कुमार, शहर के नुमाइंदे मुंबई में और थिएटर में। जी। और किसी का प्रश्न हो तो? और कोई आप देखिए मंदिरों में या जैसे मज़ारों में कव्वाली का कल्चर है, तो शास्त्रीय संगीत के बड़े केंद्र रहे, और वहीं पे जो नर्तकियां हैं, लोगों का आना जाना, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होना। धर्म के केंद्र देखिए व्यापारिक केंद्र भी रहे, चाहे बनारस को देखें, चाहे उधर दक्षिण के शहरों को देखें। तो एक वजह मुझे ये तत्काल समझ में आ रही है। वो संबंध तो दिखता है। बाबा अलाउद्दीन खान के बारे में जब मैं खोज कर रहा था अपने काम के बीच में, तो जब गया वहाँ पे और उनके बारे में जितना जानने की कोशिश की, तो जाते थे वो पैदल चढ़ करके। उस जमाने में तो लिफ्ट कुछ, अभी तो रोपवे लग गया है, वो जाते थे मेहर के। मैहर जाते थे वो, क्योंकि बाबा अलाउद्दीन खान की पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 साल की उम्र में कैसे वो घर से निकल गए थे। आप सिर्फ 8 साल की उम्र में उनको लगता था कुछ कि वो स्कूल जाते थे। स्कूल जाने जब जाया करते थे तो एक पंडित जी अपना भजन गाते थे मंदिर में, वहाँ बैठ के भजन सुनते थे, क्लास छोड़ दिया, बंक कर दिया करते थे। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ लगी, घर में पिटाई विटाई हुई। एक दिन माँ बीमार थी और देखभाल के लिए इनको लगा दिया गया, तो माँ का बटुआ दिखाई पड़ गया। पैसे वैसे लिए, 8 साल की उम्र में निकल गए। और बाबा अलाउद्दीन खान निकलने के बाद वहाँ से स्टीमर में बैठ करके आ गए, फूलपुर से वो यहाँ आ गए, कोलकाता आ गए। वहाँ हुगली नदी के किनारे ऐसे थक गए तो सो गए। किसी ने जो पोटली थी पार कर दी तो सारे पैसे चले गए, तो रोने लगे। तो एक साधुओं का दल आ रहा था। साधुओं का दल जो आ रहा था उसको उन्होंने कहा, तो बच्चा रो क्यों रहा है? तो बताया किस्सा उसको। तो कहे कि एक काम करो, सामने एक मसान है, श्मशान घाट, वहाँ चले जाओ, वहाँ रोज दिन में एक बार खाना मिलता है। बाबा अलाउद्दीन खान वहाँ मशान घाट पहुँच गए, वहाँ पे खाना मिलने लगा उनको एक टाइम का। और अगल बगल देखा तो एक डॉक्टर का क्लिनिक था, वो शाम में बंद हो जाए, वहाँ जाके बरामदा में घुड़क के सो जाया करते थे। एक महिला दिखाने में खाने आती थी, उसने देखा तो कहा कि ये बच्चा तुम हो कौन क्या? उसने कहा कि मुझे गाना सीखना है, गाना सीखने के लिए मैं आया हूँ। तो एक नूल पंडित थे, मतलब हाथ छोटा था तो नूल पंडित बोलता था, नूल बांग्ला में। तो उनके यहाँ हमें पहुँचा दिया। उन्होंने कहा आओ मेरे यहाँ पढ़ो। नूल पंडित ने 7-8 साल तक कुछ नहीं पूछा इनसे, बाबा अलाउद्दीन खान से कुछ भी नहीं पूछा, सिखाते रहे। मसान का भात खाएं, डॉक्टर के क्लिनिक में सोना और वहाँ सीखना। बहुत दिनों के बाद खोजते खोजते उनका बड़ा भाई आया और पकड़ करके बाबा अलाउद्दीन खान को वहाँ से, आलम नाम था, नूर आलम को लेके चले गए वहाँ से।
कहा कि शादी करा दो। शादी वादी करा दी गई। रात को हुआ कि साहब सुहाग रात है, कमरे में ठहरा गया। जब गए आलम वहाँ अंदर, देखे हैं कि जो उनकी मदन मंजरी से शादी हुई थी, मुसलमानों के नाम भी संस्कृत में हुआ करते थे बंगाल में। मदन मंजरी वहाँ पे लेटी थी, सोई थी नींद में, और गहने वहने कुछ पड़े हुए थे वहाँ पे, कुछ खोल के रखे थे, कुछ पोटली थी गिफ्ट वाली, सारा पैसा गहना लेके भाग गए, फिर कलकत्ता आए। ये बाबा अलाउद्दीन खान की कहानी है। और तब उनको जब 50 साल की उम्र में करीब करीब जब उस्तादी हासिल हुई तब उनको एक पहली बार गुरु ने कहा कि स्टेज पे सीखो, वजीर खान ने, सेनिया घराने वाले। तो वो स्टेज पे आते हैं और तब महाराज मिलते हैं, मार्तंड सिंह या कुछ नाम था उनका, मैहर के, कहे गुरु जी मुझे सिखाइए, आप, मुझे आपसे सीखना है। और वो मैहर लेकर के आए, 1.5-2 बीघा जमीन दी और उस पर उनका घर बना बाबा अलाउद्दीन खान का, और वहाँ रहने लगे। और वो सरस्वती मंदिर, शारदा मंदिर जाते थे, बाहर बैठ करके चुपचाप बजाया करते थे वहाँ पे, और सारे तार वाद्यों को वीणा कहते थे। 200 तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे वो। उनके गुरुओं में विवेकानंद के चचेरे भाई भी रहे वहाँ पे। अजीब कहानी है बाबा अलाउद्दीन खान की। और वो वहाँ बजाया करते थे। वहाँ पे एक बाबा थे, रामपुर पहाड़ी है वहाँ पे, उनके साथ दोस्ती थी इनकी। तो अब यहाँ जाना वहाँ जाना, और रविशंकर फिर वहाँ रह के रहे, तो उनकी शादी वादी हुई, उनकी बेटी से प्रेम विवाह हुआ। तो मैं गया हूँ 2 बार उनके। एक बार तो गया तो मैं बाहर से घूम के आ गया था। बेल के उतने सुंदर पेड़ मैंने जीवन में कहीं नहीं देखे। बेल के पेड़ों से वो घर भरा हुआ है। एक बार गया था तो उस समय कोविड के टाइम में बड़े बड़े बेल लटके हुए थे, लालच आ गया था देख करके। घर में बंद, बाद में केयरटेकर मिल गया दूसरी मुलाकात में जब गया वहाँ, तो अंदर गया, घूमा, मैंने वो जगह देखी जहाँ पर उन्होंने रोमांस किया होगा उनकी बेटी के साथ, अन्नपूर्णा जो बाद में बनी और गुजर गई, पंडित रविशंकर की पत्नी। हाँ, तो ये कहानियाँ तो बहुत सारी हैं उसको लेकर के। और सुरीले दिनों की दास्तान मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने बाबा पे 2 एपिसोड में बनाया है। तो अलाउद्दीन खां पे पर्याप्त मैंने देखा। किताब मुझे मिल गई थी। मैं उन लोगों को इसी बहाने सूचना दे दूं, जो ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म है अभिमान, वो दरअसल पंडित रविशंकर और अलाउद्दीन खां की बेटी के बीच का जो तनाव है उस पर फिल्म है। तो ये भी जानना चाहिए, पंडित रविशंकर ने बहुत तकलीफ दी अन्नपूर्णा को। और अन्नपूर्णा के बारे में आप ये जान लीजिए, अभी हयात हैं बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये माँ अन्नपूर्णा के शिष्य हैं, उनसे सीखा है। तो बहुत शिष्य की और ये परंपरा बहुत अद्भुत हैं कहानियाँ। और जो आप नाम के बारे में कह रहे थे मदन मंजरी, अद्भुत बात ये है, ये भी सोचने की बात है, ब्राह्मणबाड़िया जिले में जो बांग्लादेश में इस समय है, उस समय हिंदुओं के घर मुसलमान और मुसलमान के घर हिंदू वहां पर आराम से रिश्ता लेके जाते थे और रिश्ता होता था। बाद में मदीना बेगम कहते हैं, हाँ, घर का नाम भी है। आज अगर हिंदू मुस्लिम में शादी होना आज भी एक विवाद का विषय है और मुश्किल है। लेकिन बाबा ने खुद ऑफर किया था पंडित रविशंकर को, और बाबा ने कई बार दखल दिया कि दोनों की शादी बचाने की कोशिश की। 3 बार भी कोशिश जब वो कामयाब नहीं हुई तो अल्टीमेटली तलाक हो गया। तो ये है। और कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं, अब तो जवाब आने लग गया, दिक्कत ये है। यहाँ कंक्लूड करें। अब सवाल से ज़्यादा सब लोग, अरुण जी शुरू होंगे तो फिर हम लोग रात भर सुन सकते हैं किससे इनसे, लेकिन वो चुप हैं, वो उनकी कलम बोलती है, वो खुद बोलने से परहेज करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा विनय कुमार जी से। तो मैं बैठता हूँ। मैं बापू टावर की तरफ से एक औपचारिक धन्यवाद आप लोग सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि इसी तरह से इस बापू टावर के आयोजनों में आप लोग आते रहिए। बहस मुबाहिसा और विमर्श का एक केंद्र बन सके, हम लोग की यही कोशिश है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खासतौर पे सुभानी सर बैठे हैं, विनय जी हैं, पंकज जी हैं, सबका बहुत बहुत आभार। एक बहुत अच्छा आज की बातचीत जो हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और हम लोग आगे भी इस तरह की बातचीत को जारी रखेंगे, अलग अलग विषय पर, अलग अलग मुद्दों पर। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से आते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।